नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर केदारनाथ से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनः विकास कार्यों के मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देहरादून से खबर है, जहां लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी के लिए अल्टीमेटम और अलार्मिंग स्टेज बताया है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अगर अब भी बीजेपी नहीं संभलती है तो 27 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए दुखदाई हो सकते हैं। देना चाहूँगा आदरणीय महंत दिलीप रावत जी को। कम से कम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बोलने की हिम्मत तो दिखाई, क्योंकि निश्चित रूप से भाजपा में तमाम बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, कोई ईडी का अपराधी है तो कोई सीबीआई का अपराधी है, तो तमाम तरह के लोग जिस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस बात को लेकर उन्होंने पार्टी को अलर्ट करने का काम किया है। अगर समय पर अलर्ट नहीं हुए तो लोकसभा चुनाव में तो भुगत लिए, तो विधानसभा चुनाव में भाजपा का नाम लेवा मिलने वाला नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा के विधायक महंत दिलीप रावत का एक और सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल होने लगा है। भाजपा विधायक का ये सोशल मीडिया पोस्ट सीधे तौर पर भाजपा के लिए अब चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा में कांग्रेस नेताओं की एंट्री हो रही है, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर भाजपा विधायक ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, पापियों के पाप धोते धोते। उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया जा चुका है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी इशारों में जो बात कही है उसको लेकर भाजपा में चिंतन शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या कुछ बातें हुई है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई है उसके संदर्भ में जानने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी विधायक की पोस्ट सीधे तौर पर प्रदेश सियासत को गर्म कर रही है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुराय। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की शांत पड़ी सियासत को बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने गर्म करने का काम कर दिया है। बीजेपी विधायक का सोशल मीडिया पोस्ट जहां बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी के लिए अलार्मिंग स्टेज बताया है, जिस पर बीजेपी को समय रहते हुए काम करना चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आने वाले सभी नेताओं के लिए द्वार खोल दिए थे, जो अब बीजेपी नेताओं के लिए ही मुसीबत बन गए, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में ज्यादातर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिससे बीजेपी के खाटी नेता परेशान होने लगे, क्योंकि अब बीजेपी कांग्रेस में होने लगी। लेकिन ताजा मामला बीजेपी के लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी को ही चिंता में डाल दिया है। बीजेपी विधायक की ये पोस्ट तब वायरल हुई जब कांग्रेस नेत्री अनुकृति गोसाई ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस नेताओं के भारी संख्या में बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस तो शांत है, लेकिन बीजेपी के अंदर तूफान है। बीजेपी के चिंतन का विषय इसलिए भी है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए थे कि बीजेपी में आने का एक पैरामीटर तय होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने, विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने का कोई ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए जो उनके लिए शुभ ना हो।
जबकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि अब बीजेपी में तूफान आने वाला है। ये दिलीप रावत जी संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने गंगा के प्रति अपना एक व्यक्त किया, उसको किसी और विषय जोड़ना उचित नहीं है। और वही नहीं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और वो तो उनकी भतीजी है, वो चाचा जी बोलती है। और मुझे खुशी है कि अपने दिलीप भाई ने, जब मेरे बीच में दिलीप भाई से चर्चा हुई थी, दिलीप भाई ने जरूर कहा कि देख लीजिए, और उसने कहा कि जब तक चाचा आए तब तक मैं कहीं नहीं हूँ। मैं तो बधाई देना चाहूँगा आदरणीय महंत दिलीप रावत जी को। कम से कम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बोलने की हिम्मत तो दिखाई, क्योंकि निश्चित रूप से भाजपा में तमाम बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, कोई ईडी का अपराधी है तो कोई सीबीआई का अपराधी है, तो तमाम तरह के लोग जिस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस बात को लेकर उन्होंने पार्टी को अलर्ट करने का काम किया है। बीजेपी विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट पर भले ही सियासत गर्म हुई हो, लेकिन बीजेपी के विधायक इन सब बातों से अलग तर्क देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में कोई सीबीआई, ईडी के डर से नहीं आता है। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या संबंध है? सीबीआई है, ईडी है, वो अपना काम करेगी। किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध का संज्ञान लेकर उसकी जांच चल रही है, उसका जांच होगी। अगर वो अपराधी होगा तो उसको सजा मिलेगी। अब उसके परिजन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक अलग चीज़ है। और कोई अगर अपराध हुआ है, किसी भी तरह का हुआ हो, तो उसकी छानबीन करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके बाद उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयाँ होना, ये कानून का काम है। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट इस बात को लेकर है कि पहले ही कांग्रेस नेताओं के आने से बीजेपी दुविधाग्रस्त हो चुकी है और अब नई कांग्रेसियों के आने से भी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। वही खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद जब मतदान प्रतिशत की जानकारी साझा की गई तो शासन प्रशासन के पांव फूल गए, क्योंकि 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। और आपको बता दें कि इन गांव में 13,000 से ज्यादा वोटर रहते हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को सभी गांव की नाराजगी की वजह तलाशने और इसका समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं जब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते सचेत हो जाती तो 35 से ज्यादा गांव के लोग जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते थे। आप संज्ञान लेके या रिपोर्ट तलब करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी उससे पहले संज्ञान लेते, जनता के दुख दर्द को समझते, जनता की मांगों को पूरा करते, जनता की भावनाओं का सम्मान करते, तो मैं समझता हूँ ये बहिष्कार नहीं होता। ये बहिष्कार सरकार की नीतियों के खिलाफ है, आम जन की उपेक्षा के खिलाफ है और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं को भी इसमें चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। और ये आक्रोश निश्चित रूप से कुछ न कुछ रंग लाएगा और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर मतदान कम होने को लेकर बीजेपी की स्थिति मजबूत होने का दावा किया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस या अन्य दलों से जो 15,000 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, अगर उनके वोट पर भी ध्यान दिया जाए तो बीजेपी ने 60,000 से ज्यादा वोट ऐसे प्राप्त किए हैं जो अन्य दलों को मिलते थे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन बूथों की जिम्मेदारी दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को दी गई थी, उन बूथों पर कांग्रेस या अन्य दलों का बस्ता तक चुनाव में नहीं लगा है। दूसरे दलों के नेता जो कि हमारा मतदाता नहीं था, आज मैं कहता हूँ 15,000 से अधिक संख्या अगर आई है और एक घर में अगर 4 वोट भी होगा तो लगभग 60,000 जो वोट हमारे को, मैं उन्हीं की चर्चा करता हूँ, उनके प्रचार की चर्चा नहीं करता हूँ, मैं उन्हीं के परिवार की चर्चा करता हूँ। 60 से 70,000 वोट जो दूसरे दल को पड़ता था वो हमारी पार्टी को हमको प्राप्त हुआ है।
और जिन क्षेत्रों के कार्यकर्ता हम उनको बाकायदा हमने उनको बूथ दिए थे, और मैं दावे से कह रहा हूँ अन्य को ऐसे बूथ मिलेंगे जिन बूथों पर कांग्रेस ने बस्ता नहीं लगा, क्योंकि बूथ कांग्रेस बस्ता पकड़ने वाले तो वही लोग थे, वहाँ पर काम करने वाले वही लोग थे। तो जब उन लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो ऐसे अनेकों बूथ निकले जिन बूथों पर कांग्रेस बस्ता नहीं लगा। और जैसे मैंने कल भी कहा है कि निराशा कांग्रेस के मतदाताओं में थी। जब कांग्रेस का मतदाता आया नहीं तो स्वाभाविक रूप से मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने वोट किया है। और ये हमारा जो टोटल पोलिंग है, मैं आज भी कह रहा हूँ 75% वोट बीजेपी के पक्ष में आएगा। देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश में कम मतदान के लिए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रदेश में पहली बार चुनाव में मत प्रतिशत कम नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 2-3 चुनावों से लगातार कम हो रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि चुनाव आयोग ने कोशिश तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हो पाए। साथ ही विधायक विनोद चमोली ने कम वोटिंग प्रतिशत के लिए सियासी दलों को भी जिम्मेदार ठहराया है, जो मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक नहीं ला पाए। परसेंटेज गिरना वास्तव में सबके लिए एक चिंता का विषय है। और मैंने जब इसका एनालिसिस किया है, जो असेसमेंट किया, ऐसा नहीं पोलिंग परसेंटेज अभी गिरा है। आप 2014 के बाद से अब तक लगातार आप देखेंगे तो हर बार गिरता जा रहा है। 2014 में जितना हुआ था वो 2019 में नहीं हुआ, 2019 में जो हुआ था वो अब नहीं हुआ। ये लगातार गिर रहा, तो ये लगातार गिरावट ये ज़्यादा चिंता का विषय है। एक बार कभी मान लो गिर गया तो कोई बात नहीं, उसका तो कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन लगातार गिरना ये अपने आप में ये चिंता का विषय ज़्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। और ये भी तब है कि जब निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने लगातार पोलिंग परसेंटेज 75% करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम तक चलाया, लगातार प्रयास हुए, उसके बाद भी पोलिंग नहीं बढ़ा है। इसके कुछ कारण मेरे समझ में आते हैं, जो क्योंकि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला तो जो निर्वाचन की शक्ति है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना, उनको वहाँ तक आने के लिए प्रेरित करना, वोट डालने के लिए प्रेरित करना, इसके लिए जो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर। अगर आप हमको काम नहीं करने देंगे, वातावरण निर्माण नहीं करने देंगे, तो पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। तो आपने सबसे पहले जो गलती की है निर्वाचन ने वो ये की है कि ये जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पर जरूर ज़्यादा सख्ती इस चुनाव के दौरान आपने किया। हर चुनाव में आप उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उसके कारण एक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम था, जो लोगों को हम लोग अवेयर करते थे, घरों पर झंडे लगते थे, डोर डोर संपर्क करते थे, फिर लोगों को लाने की व्यवस्थाएं करते थे, वो सब नहीं हो पाया। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा। वहीं टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए महाराणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस नेता प्रदेश चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि और पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेसी नेता ने सुरक्षा में खिलवाड़ न होने देने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता भी स्ट्रांग रूम के बाहर से निगरानी करेंगे और कांग्रेस नेता ने किया निरीक्षण। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए महज 20 दिन से भी कम का समय बचा है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। आरटीओ ने भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आने की उम्मीद से अपनी कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश कुमार ने बताया कि व्यवस्थाओं को यात्रा से पहले पटरी में लाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुखद बनने और बनाने के लिए आरटीओ पूरी तरह से तत्पर है। अब नजदीक आ चुकी है, 10 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। परिवहन विभाग ने सारी तैयारी कर ली है। जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ियों की जो व्यवस्था होती है वो पूरा कर लिया है। बसें पर्याप्त मात्रा में है, टैक्सी पर्याप्त मात्रा में है और इस बार गाड़ी की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात, जो शिकायतें कई बार आती हैं कि ओवर चार्जिंग की होती है या ओवरलोडिंग की है, ऐसी शिकायतें आती हैं, उस पर भी हम लोगों ने विशेष टीमें बना रखी हैं। 6-7 टीमें हमारी यात्रा मार्गों पर रहेगी जो हमेशा कार्रवाई करती रहेगी।
उसके साथ साथ जो कमर्शियल व्हीकल बाहर से आते हैं, टैक्सी हैं, बसें हैं, चाहे लोकल गाड़ियां जो हमारी हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो मेरा अनुरोध है, जो भी यात्री हैं ग्रीन कार्ड बनवा लें अपनी गाड़ियों के, और हर एक बार जब यात्रा पे जाते हैं कमर्शियल व्हीकल से, वो व्यवसायिक वाहनों से, तो ट्रिप कार्ड भी जरूर बना लें। वहीं चारधाम यात्रा 2024 से पहले रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके बाद सरकार भी व्यवस्थाओं में जुट गई है। पंजीकरण के बाद क्या उत्तराखंड यात्रियों के पूर्व अनुमान से व्यवस्थाएं करा पाएगा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है और इसके लिए जो तैयारियां हैं अभी से जोरों से चल रही है। अगर मैं पंजीकरण की बात करूं तो 7 दिनों में 12,48,000 जो पंजीकरण है वो देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जो पिछले साल से अगर अब तक की मैं बात करूं तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है। कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद भी लगाई गई है कि करीब 85 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। और इसी के तहत जो सरकार है लगातार व्यवस्थाओं में जुट चुकी है, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हो या सड़कों का निर्माण हो। और इसी के तहत लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऑडिट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इस बार चारधाम का क्या स्वरूप होगा और साथ साथ कितनी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। जनपद चमोली का ऐतिहासिक मेला नौठा कौथिग मेला 11 मई से शुरू होगा, जो 3 दिन चलेगा, जबकि 13 को लाठी डंडों से प्रतीकात्मक युद्ध होगा, जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। रविवार को गढ़वाल राइफल्स कीर्तन मंडल में हुई बैठक में मेला समिति के अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा ने कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव के कारण समय पर बैठक नहीं हो पाई। अब कम समय में मेले को सफल बनाने की चुनौती है। बैठक में मेले के आयोजन के लिए महासचिव हिमेंद्र कुनवार ने धन अभाव का मुद्दा उठाया। बाद में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जनता और मेले के पदाधिकारियों के सहयोग से मेले का आयोजन करेंगे। पहले दिन सांस्कृतिक विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि दिन में स्कूली बच्चों और महिला मंगल दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही आगामी कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। की बहुत एक्टिविटी नहीं है। आज और कल की अगर बात कर लें, आज आपकी 22 तारीख है और कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीवल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप जो है वो मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप, वेरी लाइट, वो रह सकती है आज और कल में। फिर उसके बाद देखेंगे 24, 25, 26 अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है। हाई रीचेज में छुटपुट हो तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ देखेंगे, अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान हमारे एकदम सामान्य पे इस समय चल रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या आप हिल्स की बात करें। और अभी अगले जो है कहूँगा कि जो 48 घंटे है आज और कल अगर बात करें तो इसमें भी तापमान नहीं बढ़ेगा, 24 तक भी इसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, करीब ऐसे ही रहेंगे, आधा 1 डिग्री ऊपर नीचे जो इस समय बने हो वही रहने वाले 2 से 3 दिन में।
खबर कर्णप्रयाग से है, जहां जिले में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। दोपहर बाद कर्णप्रयाग में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। जिले में झमाझम बारिश के साथ ही तापमान में भारी गिरावट आई है। बारिश के बाद लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे कि लोगों को उमस से राहत मिल सकती है। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगल में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 380 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसके चलते 440 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के अनुसार बढ़ता तापमान और तेज हवाएं जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण है। देखा गया है कि जैसे ड्राई स्पेल है, अभी कंटिन्यूअस वेदर का भी, और टेम्परेचर भी बढ़ा है, हवा भी तेज हुई है, तो इसकी वजह से अभी विशेष रूप से कुमाऊं जोन के अंतर्गत जो हमारे प्रभाग हैं वहाँ पर जो है वनाग्नि की घटनाएं जो है ज़्यादा संख्या में प्रकाश में आई हैं। अभी इसमें 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में भी जो है वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन की समीक्षा हुई है। तो इसमें कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ जहाँ पर भी वनाग्नि की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से या भौतिक रूप से, तो उस पर त्वरित रूप से जो संबंधित क्रू टीम है उसको जो है वहाँ पर भेजा जा रहा है। उसी समय अलर्ट को हम लोग जो है डिसेमिनेट करते हैं ग्रुप में, और उनसे निर्देश ये हैं कि भाई तुरंत जाएं, आग को बुझाएं। कई जगह अलर्ट्स जो हैं ये भी पाया जाता है कि खेती की भूमि में, कृषकों की भूमि में भी पाया जाता है, तो उसका भी फिर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, जहां पुलिस नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस ने जनपद में जंग उड़ियान छेड़ रखी है। इस दौरान आपको बता दें कि इस जंग के तहत जहां पुलिस एक ओर नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नशे के आदी हो चुके युवकों की काउंसलिंग कर मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस और प्रशासन की टीम ने नशे की जड़ पर प्रहार करते हुए अवैध नशे की खेती पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस और राजस्व की टीम ने अफीम की खेती को नष्ट कर अफीम की पैदावार करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ज्वालापुर की जूर्स कंट्री में घुसकर युवक पर हमला किया गया, जिसके बाद मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान पीड़ित की तैयारी पर पुलिस ने 2 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं 13 तारीख को एक शादी में गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे। उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर करी, तो ये व्यक्ति जो है ये स्पेशल चलता हुआ आया वहाँ से, और इसने मुझे गाली दे दी कि भाई तू दारू नहीं पीता, और अनाप शनाप गालियाँ बकने लगा। थोड़ी देर बाद ये मेरे पास आया और उसने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे हाथ मारा। तब वहाँ पर हमारी नॉर्मल हाथापाई हो गई। उसके बाद मुझे लगा ये बात ख़त्म हो गई। उसके अगले दिन से ही ये मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए धमकियों के, और 15 तारीख को इन्होंने चेक पोस्ट के आगे जटवाड़ा पुल पे मेरे को हाथ डाला। तब मैं पुलिस के साथ में जाके खड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 19 तारीख को मैं अपने घर जा रहा था, तो ये वहाँ पर सोसाइटी में घुस के इन्होंने मुझे मारा। ये वहीं पर मौजूद थे अंदर सोसाइटी के। पहले ही जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, ये गेट पे आए और इन्होंने मुझे बहुत मारा। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें शिकायत करी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिन्होंने इतनी मारपीट करी उनके घर से अभी कोई नहीं आया, ना पुलिस ने उनको बुलाया ना कुछ। वहीं उधम सिंह नगर जिले में नाले में सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पिथौरागढ़ में एंचोली क्षेत्रांतर्गत अंडोली
के पास गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वाहन में कुल 8 लोग सवार थे जो शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे थे। वहीं इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया और एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 4 लोगों के शवों को खाई से बाहर निकाला। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।